नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बरखंथल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। एज ए पूज्य संत श्री चितरंजन महाराज जी आज के समारोह में उपस्थित लोकसभा के हमारे माननीय सांसद और इस क्षेत्र के यहां के लोकसभा के त्रिपुरा से माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा स्टेट के अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, एनडीए के अभिन्न सहयोगी और राज परिवार के हमारे यहां के राजकुमार श्री प्रबोध विक्रम माणिक्य देव वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संत चरण, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री श्री सचिंद्रनाथ सिन्हा जी, त्रिपुरा सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, एमएलएज और उपस्थित शांतिकाली मठ से जुड़े हुए सभी उपस्थित भक्तगण, शुभचिंतकगण, अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री चित्त महाराज को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृति को, उनके संकल्प को इस भव्य मंदिर के रूप में, मां सिद्धेश्वरी मंदिर के रूप में यहां पर स्थापना का कार्य संपन्न करके आज इस पूरे मंदिर को त्रिपुरा क्षेत्र की जनता के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा के साथ साथ मां सिद्धेश्वरी का भी कृपा उन पर बरसेगी, यह अपने गुरु के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं कोटि कोटि बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में
जो डबल इंजन की सरकार है, स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति, जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज कितना सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल त्रिपुरा के अंदर है। क्या यह माहौल आज से 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या यह संभव था? क्या यह सुरक्षा का माहौल इस रूप में था? संभवतः नहीं। मुझे याद है जब पूज्य संत शांति काली महाराज ने आश्रम की श्रृंखला को खड़ा करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था 1994 में, उनका कार्य अद्भुत था, सराहनीय था, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, अभिनंदनीय है। और शांति काली महाराज ने उस समय जो संकल्प लिए थे, आज चितरंजन महाराज उस कार्यक्रम को मजबूती के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो भारत सरकार भी आज आपका अभिनंदन कर रही है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मानों में से एक है। उस पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस ऊर्जा के साथ आपने काम किया है, अपने गुरु के संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वे अभिनंदनीय है। लेकिन यहां पे हमारे त्रिपुरा के महाराज भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम दोनों एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनकी मातृपक्ष भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और मैं भी उत्तराखंड में, मेरा भी जन्म हुआ है। और इसीलिए एक आत्मीयता हम लोगों में है। उनका बचपन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ,
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी, उनका स्टेट का भी वहां पे कुछ हिस्सा है। तो आप सुन रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ को, जो कि बरखंथल में जो है उन्होंने सिद्धेश्वरी मां का मंदिर का जो उद्घाटन किया और साथ तौर पर उन्होंने वहां के जो चितरंजन महाराज हैं उनको लेकर जो है उनकी विशेषता और जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया उसको लेकर वहां संबोधन कर रहे थे। साथ ही साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी, श्रीपद नाइक जी और दुनिया के कई देशों से आए हुए सभी डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर 3rd टर्म के हमारे
पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए हैं। साथियों, भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए। फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने
सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया और अब आज यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जुटे हैं। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत सुखद संयोग है कि गुजरात की जिस धरती पर श्वेत क्रांति, मिल्क रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, जिस धरती पर मधु क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद का काम, उसका उदय हुआ, जिस धरती पर सूर्य क्रांति, सोलर रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, वहां ये भव्य आयोजन हो रहा है। गुजरात भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले अपनी सोलर पावर पॉलिसी बनाई थी। पहले गुजरात में पॉलिसी बनी, इसके बाद हम नेशनल लेवल पर आगे बढ़े। दुनिया में, जैसा अभी भूपेंद्र भाई ने बताया, क्लाइमेट के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने वालों में भी गुजरात बहुत आगे था। जिस समय भारत में सोलर पावर की बहुत चर्चा भी नहीं थी, गुजरात में सैकड़ों मेगावाट के सोलर प्लांट लग रहे थे। साथियों, आपने भी देखा होगा, ये जो वेन्यू है, इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा मंदिर। जब दुनिया में क्लाइमेट चैलेंज का विषय उभरा भी नहीं था, तब महात्मा गांधी ने दुनिया को सचेत किया था। और महात्मा गांधी का जीवन देखेंगे तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। वो प्रकृति के प्रेम को जीते थे और उन्होंने कहा था, धरती के पास हमारी नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा करके हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है। भारत इस बात को भली भांति जानता है। हमारी एनर्जी नीड्स क्या है, भारत जानता है। 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अपने ऑयल और गैस के भंडार नहीं है। हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर
अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।